तो बायोलॉजी में आज कुछ बातें आज समाप्त करनी है हम लोग को। एक है रीड डाटा बुक, उसके बाद से कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न देखेंगे। रीड डाटा बुक, देखो रीड डाटा बुक का मतलब ही होता है ना, ये एक प्रकार का किताब है बाबू। जो रीड डाटा बुक है एक प्रकार का किताब है जिसमें इस पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जीव हैं, कौन सा जीव कब समाप्त हुए हैं, कौन सा जीव समाप्ति के कगार पर है, कौन सा जीव समाप्त नहीं हो सकते हैं, उसके बारे में पूरी डाटा इसमें लिखी होती है। उसी को हम लोग कहते हैं रीड डाटा बुक। याद हुआ? माने रीड डाटा बुक का मतलब होता है कि एक प्रकार की किताब है। कितनी जातियां हैं जो समाप्त हो चुकी है, कितनी जातियां हैं जो इस पृथ्वी पर उपस्थित है, और कितनी जातियां हैं जो समाप्त होने की कगार पर है। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रीड डाटा बुक कहते हैं। तो लिख लो तभी रीड डाटा बुक। याद हुआ है ना जी? माने जितना माने जितनी जातियां हैं उसी के बारे में इसमें डाटा में लिखा गया है। तो लिखो आयुषियन के अनुसार, आयुषियन के अनुसार, आयुषियन के अनुसार इस किताब में पृथ्वी पर उपस्थित जातियों के बारे में लिखा गया है। कलम अभी तुम लोग लेकिन ठंडा नहीं, लेकिन फिर भी हाथ बहुत कठुआ रहा है। जातियों के बारे में लिखा गया है। इस किताब में, इसकी बुक माने किताब होता है। इस किताब में विलुप्त, कल पढ़े थे, विलुप्त माने जो इस पृथ्वी से गायब हो चुके हैं। संकटग्रस्त, जिसके ऊपर संकट मंडरा रहा है, कभी भी खत्म हो सकता है। दुर्लभ, जिनकी संख्या बहुत कम है, वो कभी भी समाप्त हो सकते हैं। इत्यादि जीवों की सूचीबद्ध तरीके से वर्णन किया गया है। याद हुआ ना सबको? जब भी ये बात आपसे पूछा जाएगा तो इस चीज को आप बता सकते हैं कि क्या होता है आपका रीड डाटा बुक। बता दे बताइए। ठीक, इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब तो एक हेडिंग बना लेना, रीड डाटा बुक की विशेषता। समझ गए? रीड डाटा बुक का है जितनी जाति है उसी के बारे में लिखा गया है। रीड डाटा बुक की विशेषता। रीड डाटा बुक की विशेषता का विशेषता होता है? देखो, पहला ही होता है ना कि देखो, भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कामा कर दो, एक सिंग वाला गैंडा, एक सिंग वाला गैंडा, कश्मीरी स्टैग, वही जंतु है की जानकारी मिलती है।
स्टेट की जानकारी मिलती है। ये किताब में सब कहानी लिखा गया है, कौन जीव कब आए थे, कब विलुप्त हो गए, सब रेड बुक डाटा बुक में लिखा गया। भारत के राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसको आप शेर भी कभी कभी कहा जाता है, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। लेकिन इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। हिमालय कुबैल, आगे लिखा ना कि हिमालय पर उपस्थित अन्य जातियों के बारे में जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। यही है बाबू रेड इंडियन। हिमालय पर जितने जंतु उपस्थित है उसके बारे में भी जानकारी रेड डाटा बुक से मिलती है। इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो पूरा बताने का प्रयास हम करेंगे। ये कुछ आगे होता है। आज तो बहुत ज्यादा हाथ पैर पला हो रहा है। हमारे देश का कल 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। कल आप देखे थे पूरे राज्य के झांकियों को प्रस्तुत किया गया था। राजपथ पर कितना सुंदर लग रहा था। उत्तर प्रदेश का भी झांकी को दर्शाया गया था, बनारस नगरी को लेकर के। वहाँ प्यारा सा बहुत अच्छा लग रहा था कल। आ जाइए, कुछ प्रश्नों को हम लोग लिखते चलेंगे, सीखते भी चलेंगे, जो याद होगा उसको छोड़ते भी चलेंगे हम लोग। हो गया, लिख लिए। तेरी डाटा बुक की विशेषता है, इसमें जितने भी जीव जंतु हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। कौन क्या है उसके बारे में भी अन्य जानकारियां भी इससे मिलती है। चलिए, कहिए तो मिटा दे इसको। अब बताइए, कुछ क्वेश्चन है। आज अंतिम दिन है इस पाठ का, ठीक है। 2 दिन और पढ़ेंगे, उसके बाद 2 दिन का कल ही से आपका लेसन नंबर 1 से शुरू हो जाएगा। 3 दिन में बायोलॉजी खत्म कर देना, एगो पार्ट बात है, तभी 36 दिन लग जाएंगे। अब देखो, इसमें प्रश्न आपसे एक पूछ दिया कोई कि जैव विविधता किसे कहते हैं। आप लोग लिखेंगे नहीं, केवल प्रश्न को देखते चलेंगे। जैव विविधता किसे कहते हैं? कोई आपसे पूछे जैव विविधता किसे कहते हैं तो कोई आपको दिक्कत है, आप सीधे कहेंगे कि जीवों में पाए जाने वाला जो विभिन्नता होता है, जीवों में पाए जाने जो विविधता होती है, उसी को हम लोग कहते हैं जैव विविधता। आपको याद होगा कि जैव विविधता में जो जीवधारी होते हैं उसकी संरचना अलग अलग होती है। कोई जीव बहुत छोटा होता है तो कोई जीव बहुत बड़ा होता है। किसी जीव का आकृति गोल होती है तो किसी जीव की आकृति, हाँ, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? जैव विविधता। तो जैव विविधता तो लिखने की जरूरत नहीं है, खाली अब सुनिए, कुछ प्रश्नों को हम बताते चल रहे हैं कि जीवधारियों में जो विभिन्नता पाई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। अच्छा, दूसरा आपके पास क्या है? दूसरा आपके पास है वन्य जीव किसे कहते हैं? वन्य जीव किसे कहते हैं? वन्य जीव किसे कहते हैं? तो अगर कोई आपसे पूछे तो इसका सिंपली सा बताना चाहते हैं तो वे जीव जो अपने प्राकृतिक आवास में बाह्य परिवर्तन के बिना स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं। वे जीव जो अपने प्राकृतिक आवास में
बाह्य परिवर्तन के बिना, बाह्य परिवर्तन के बिना, बाह्य परिवर्तन के बिना स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं, निवास करते हैं तो उसे वन्य जीव कहते हैं, तो उसे वन्य जीव कहते हैं। जब भी वन्य जीव का मतलब जो वन में रहता है, जैसे जंगल है, पेड़ पौधे हैं, वे जीव जो अपने प्राकृतिक आवास में, प्राकृतिक आवास का मतलब जिसको जो पेड़ पौधे हैं उसी से अपना आवास बनाए हैं और उसी में अपने जीवन को बिताते हैं बिना परिवर्तन का। सब लोग नोट कर लो इसको, ये मत सोचो कि हम घरे नोट करेंगे ना, घरे को ना अलग विषय पढ़ना, यहाँ जब हम लोग पढ़े तो यहीं पे इसको लिख लें, यहीं पे इसकी सेवा समाप्त कर दें हम लोग। तो वे जीव जो अपने प्राकृतिक आवास में बाह्य परिवर्तन के बिना स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं तो उसे वन्य जीव कहते हैं। हमारा जंगल है, जंगल में जीव उपस्थित है और उसमें परिवर्तन तो होता है लेकिन फिर भी अपने जीवन को बिताते रहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वन्य जीव, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वन्य जीव कहते हैं। तो लिख सकते हैं इसको। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, मान लो कोई आपसे कहता है कि पारिस्थितिकी संपूर्ण संसार में पाई जाने वाली जातियों का निर्धारण किस प्रकार करती है। यानी पारिस्थितिकीविद, देखो पारिस्थितिकीविद का मतलब होता है जो पारिस्थितिकी के वैज्ञानिक होते हैं, विद का मतलब वैज्ञानिक। पारिस्थितिकीविद संपूर्ण संसार में पाई जाने वाली जातियों को निर्धारण किस प्रकार करते हैं। पाई जाने वाली जातियों का निर्धारण किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार करते हैं। तो उत्तर भी लिख लो, समझा भी देते इसको। देखो इसके दो मुख्य तरीके होते हैं। अन्य जातियों की खोज की दर ज्ञात करना, माने लिख लेना इसके कि इसके दो तरीके होते हैं। सब लिखना, क्वेश्चन सब लिखते चलना कि बाद में टेंशन ना रहे लिखने की। पूरे देखो लड़कियां 11 की है, सब इतना टैलेंटेड है, 100 को क्वेश्चन पूछा जाए तो 100 के 100 लिख देती है। कारण क्या है मालूम है, वो रफ वगैरह बना डायरेक्टली सब पर घरे खूब पढ़ती हैं, सब खूब व्हाट्सएप पर भेजते हैं, जैसे तुम लोग भेजते हैं पढ़ने के लिए। कल भेजे थे कहाँ है, कौन तुम्हारा मोबाइल है ना, नेटवर्क रहेगा कीपैड वाला बजाइए। अरे सही कह रहा है, कोई राजकुमार किसी दूसरे का नाम। हाँ वो लिखे ओके सर आपका तबीयत सही है ना, निकला रहे कोई दूसरा राजकुमार है। तो इसके दो तरीके होते हैं। अन्य जातियों की खोज की दर ज्ञात करना, अन्य जातियों की खोज की दर ज्ञात करना। श्रुतियाँ लगे तो हमेशा जाता है, सुनितवा लगे ठीक है रहते हो। अच्छा दूसरा ये लिख लेना है, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जातियों का अनुमान लगाना, सभी जातियों का अनुमान लगाना। देखो ये प्रश्न है, एक बार समझो क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकीविद का मतलब होता है जो पारिस्थितिकी के अविद का मतलब वैज्ञानिक है। संपूर्ण संसार में पाई जाने वाली जातियों का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, माने पूरा संसार में जो अलग अलग जातियां पाई जाती है उनका निर्धारण वो कैसे करते हैं। तो उनका निर्धारण दो तरीके से करते हैं। पहला ही तरीका है कि अन्य जातियों की खोज की दर ज्ञात करना, माने
जो अन्य जाति हैं उसका खोज कैसे हो रहा है उसके बारे में ज्ञात करना। और दूसरा ही होता है कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी जातियों का अनुमान लगाना। और वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं कि आखिर इस पृथ्वी पर कितनी जातियां हैं उनके ये अनुमान लगाने का भी कार्य करते हैं। तो दो प्रकार के जो माने पारिस्थितिकीविद होते हैं, जो पारिस्थितिकी वैज्ञानिक होते हैं, ये दो प्रकार से अपनी खोजों को जारी रखते हैं। अपने खोजों के बारे में क्या करते हैं बताओ। तो जल्दी आते हैं, लिखा गया सबका, पूरा याद भी कर लेना। अब तो तुम लोग मान लो कि बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशन में जा रहे हो ना, तो बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को याद करते चलना है, ठीक है। भारत में विशाल पारिस्थितिकी विभिन्नता का क्या कारण है? भारत में विशाल पारिस्थितिकी विभिन्नता का क्या कारण है? विशाल पारिस्थितिकी विभिन्नता के क्या कारण है? क्या कारण है? क्या कारण है? पारिस्थितिकी जो विभिन्नता है इसके क्या कारण है? तो उत्तर में क्या लिख सकते हो? हमारे भारत में इतने अधिक पारिस्थितिकी विभिन्नता क्यों पाई जाती है? देखो, पहला ये कि भारत में जो जलवायु पाई जाती है अलग अलग होती है। यहाँ लगातार माने जो जलवायु होती है बदलते रहती है। कहीं पर अधिक वन पाए जाते हैं, कहीं पर कम वन पाए जाते हैं। कहीं पर अधिक वर्षा होती है तो कहीं पर कम वर्षा होती है। कहीं पर नदियाँ हैं तो कहीं पर सूखा है। इसीलिए पारिस्थितिकी विभिन्नता भारत में क्या होती है? अधिक पाई जाती है। तो लिख लेना कि भारत में जलवायु परिवर्तन, सब लोग याद कर लेना बाबू, जलवायु परिवर्तन हमेशा होता रहता है, हमेशा होता रहता है, हमेशा होता रहता है। तथा भारत में कहीं अधिक वन है तो कहीं बहुत अधिक कम भी है। अधिक वन है तो बहुत अधिक कम भी है। तो कहीं बहुत अधिक कम है। कहीं अधिक वर्षा होती है तो कहीं होती ही नहीं है। कहीं अधिक वर्षा होती है तो कहीं वर्षा होती ही नहीं है। तो कहीं वर्षा होते ही नहीं है, होते ही नहीं है। इसलिए भारत में विशाल पारिस्थितिकी विभिन्नता पाई जाती है। इसलिए भारत में विशाल पारिस्थितिकी विभिन्नता पाई जाती है। विशाल विभिन्नता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि अलग अलग मौसम, यहाँ पर अलग अलग जलवायु है, इसीलिए इसमें विभिन्नता पाई जाती है। अगला है कि बायो प्रोस्पेक्टिंग शब्द की परिभाषा लिखिए। बायो प्रोस्पेक्टिंग शब्द का परिभाषा लिखिए। बायोप्रोस्पेक्टिंग शब्द का परिभाषा लिखिए। देखो, कोई भी जीव है, उस जीव का क्या आर्थिक महत्व है, उस जीव की कैसी संरचना है, उस जीव में क्या क्या विभिन्नता पाई जाती है, जब इन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं तो इसी को बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। तो उत्तर में लिख लो, किसी जीव से क्या लाभ है, क्या लाभ है, उस
जीव की संरचना कैसी है तथा उस जीव में क्या विविधता पाई जाती है, क्या विविधता पाई जाती है, जब इसके बारे में अध्ययन करते हैं तो इसे बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। इसे बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। तो क्या लिखा गया, याद रखना, बायो प्रोस्पेक्टिंग शब्द का जब भी परिभाषा पूछेगा तो बहुत आराम से आपको लिखना है कि किसी जीव से क्या लाभ है, उस जीव की संरचना कैसी है तथा उस जीव में क्या विविधता पाई जाती है। जब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसे बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। कोई भी जीव है उसके बारे में जब अच्छे तरीके से आप अध्ययन करेंगे, उससे क्या लाभ है, उससे क्या हानि है, उसके बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। उसको बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं हम लोग। कह रहा है कि वान हम बोल्ट द्वारा बनाए गए सिद्धांत को केवल समीकरण द्वारा प्रदर्शित कीजिए। वान हम बोल्ट द्वारा बनाए गए सिद्धांत को केवल समीकरण द्वारा प्रदर्शित कीजिए। केवल समीकरण द्वारा प्रदर्शित कीजिए। केवल समीकरण द्वारा क्या करिए, प्रदर्शित कीजिए। तो उत्तर में लिख लो, log s बराबर log c प्लस z आगे आ जाएगा log a। यह होता है समीकरण। यस जो आपका है जातीय समृद्धि, हमारी जाति कैसे बढ़ रही है उसके बारे में बताती है। यस जो ए है, ए को तो आप जाते होंगे क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्रफल, पढ़े भी थे इसको आप। सी को हम लोग ढाल कहते हैं, सी को अंतःखंड कहते हैं और जेड को ढाल कहते हैं, रेखीय ढाल। नोट कर लो इसको। जब भी आपसे बातें पूछा जाता है तो चीज को आप बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के पास चलते हैं हम लोग। 7 नंबर है, समझाइए कि इस तरह केवल जैव विविधता के तप्त क्षेत्रों का संरक्षण जाति विलोपन के वर्तमान दर में 30% तक कमी ला सकता है। प्रश्न है, समझाइए किस तरह केवल जैव विविधता के तप्त क्षेत्रों का संरक्षण
का संरक्षण जाति विलोपन की वर्तमान दर में ना प्रश्न है, वर्तमान दर में 30% तक कमी ला सकता है, कमी ला सकता है। देखो कितना अच्छा प्रश्न दिया गया है। समझाइए किस तरह केवल जैव विविधता के तप्त क्षेत्रों को, तप्त क्षेत्र याद है ना, जहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है, याद है, हॉट स्पॉट कहते हैं, कल हमने इसका बात किया था। देखो पूरे भारत में हम बात करें, पूरे संसार में तो 34 जैव विविधता तप्त स्थल है, जबकि जैव विविधता के सभी तप्त स्थल परस्पर मिलकर संसार का 2% से भी अधिक कम, परंतु इन क्षेत्रों में 44% जातियाँ पाई जाती है। अतः केवल इनको हम लोग सुरक्षा प्रदान करते हैं तो 30% तक जातियों का विलोपन कम आ जाएगी। उत्तर में लिख लो। भारत में का पूरे विश्व में लिखो, पूरे विश्व में 34 जैव विविधता तप्त स्थल है, 34 जैव विविधता तप्त स्थल है, जहाँ 44% जातियाँ उपस्थित हैं, जिसमें सुरक्षा देने के बाद जातियों के विलोपन में 30% की कमी हुई है, 30% की कमी। मतलब जहाँ अधिक पाया जाता है तो वहाँ पर तो कमी होगी ना, जहाँ अधिक पाया जाता है वहीं के रुक तक, फिर इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। यही होता है आपके जातीय विविधता की जब बात करेगी तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग केमिस्ट्री के कदमों के पास।